हेलो बच्चों। चलिए, अग्निपथ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस अग्निपथ में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे 11th की और 12th की। आज का टॉपिक का डिस्कशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए, जैसा आप जानते ही हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैलिड है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू। ओके, सो पहला इसके पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रॉन, आप जानती हो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसका एनर्जी लेवल बिल्कुल फिक्स रहता है। अगर उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा तो ये लाइट को रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन कहिए, one electron revolves around the nucleus in circular path having fixed energy level called stationary orbit. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कि पहला तो आ गया ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वैलिड है। ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व करते होता है और इसका एनर्जी लेवल फिक्स है, तो ये कहलाया स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, फिक्स एनर्जी लेवल वाला सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, उसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट है। और ये रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, नहीं अब्जॉर्ब करेगा, इसका एनर्जी लेवल बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है। तो पहला पॉइंट ये हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जहां तक न्यूक्लियस का फील्ड है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस जैसे इसको अट्रैक्ट करेगा वैसे इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियर फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक आउटर फोर्स लगे। ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कई सर्कुलर पाथ हो सकता है। किसी एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जब तक घूमता रहेगा तब तक एनर्जी लेवल बिल्कुल बिल्कुल फिक्स रहेगा, है ना। तो सवाल है किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पर भी हो सकता है, इस बीच में भी। कह रहा है सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कई पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, या कह देंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी कह सकते हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, इसका वैल्यू n मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होना चाहिए, वेयर n इज इंटीजर, पाथ का नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा अप टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पहला वाला पाथ है, ये सेकेंड वाला पाथ है, थर्ड वाला पाथ है। अगर कहीं एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू इसका फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे कहें किसी भी पाथ का 1.5 h बाई 2 पाई आए, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में रहेगा जिसका एम वी आर वैल्यू एन एच बाई 2 पाई हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। एच क्या है, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.626 या 6.63 भी बोल सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए लागू है, एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए लागू है, और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे कई सर्कुलर पाथ पॉसिबल है, लेकिन सभी सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा,
उसी सर्कुलर पाथ में रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जिसका MBR मतलब एंगुलर मोमेंटम वैल्यू NH/2π हो। ये सेकेंड इसके पोस्टुलेट्स हैं। तीसरा पोस्टुलेट्स है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से, अगर पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाता है तो न्यूक्लियस के फोर्स के अगेंस्ट को हटाना पड़ेगा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिक पॉइंट हो गए। तो बेसिक पॉइंट क्या हो गया बच्चे, कि जब किसी एक पाथ से हटाना होगा दूसरे पाथ में चलेगा तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट का एनर्जी h न्यू होता है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। या अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियस उसको, अगर न्यूक्लियस के तरफ ले जाएंगे तो उसका एनर्जी घटेगा, लाइट ये जनरेट करेगा, रेडिएशन ये जनरेट करेगा। इतना तो सिंपल आपको याद रहेगा और होगा ही होगा। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ जाएं तो आगे क्या कह रहा है ये तो एंगुलर मोमेंटम L है, इसका वैल्यू NH/2π होना चाहिए। इसी में कहेगा फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो फिफ्थ h/2π ऐसा कह देंगे, या 2.5 h/π n मल्टीपल ऑफ h/2π का रहना चाहिए। ये नियम है, एंगुलर मोमेंटम मास गुना वेलोसिटी गुना जिस रेडियस वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अब अगर हम लोग कहें, ये तो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जैसे कि बताया हमने कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है, न्यूक्लियस के नजदीक से दूर जाता है, तो एनर्जी दे करके उसको दूर करना पड़ेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सो हम लोग ये कह सकते हैं द थर्ड पॉइंट, आगे इसका है डिटेलिंग। थर्ड पॉइंट में जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसका एनर्जी E2 हो गया, ये ज्यादा है माइनस ऑफ E1, ये लाइट को जनरेट करेगा, लाइट का एनर्जी h न्यू है। ये बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए, या लाइट का वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं hc/λ से। या एनर्जी का डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाए तो hc का वैल्यू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर आ जाएगा। एनर्जी का डिफरेंस रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में डिफरेंस आएगा तो वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। सो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के नजदीक से दूर जाए तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ा रहेगा, जैसे एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो जितना डिफरेंस होगा उतना ही लाइट का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, इससे हम लाइट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कितना जरूरत है वो भी पता कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से हायर में जाएगा तब तो ये अब्जॉर्ब कर लिया, हायर से लोअर में जाएगा तो ये लाइट इमिट करेगा। क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल तो फर्स्ट ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है फर्स्ट ऑर्बिट वाला, ये सबसे कम एनर्जी लेवल का है, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। अदर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ज्यादा है, उसको बोलिए एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये। उसके बाद ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड ऑर्बिट। जितना ऑर्बिट नंबर है उससे एक कम कर दीजिए तो एक्साइटेड स्टेट होगा, क्योंकि एक्साइटेशन का मेजरमेंट सेकेंड ऑर्बिट से करते हैं। ओके बच्चे, अगर कहा जाए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट सिक्स्थ ऑर्बिट, या सेवंथ ऑर्बिट तो कह दीजिए सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट। ऑर्बिट नंबर में एक घटा दीजिए तो एक्साइटेशन पता चलेगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट को ग्राउंड स्टेट, बाकी सभी को एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, सेकंड को फर्स्ट और फिर थर्ड को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो अगर सबसे कम एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है वो ग्राउंड लेवल पे आएगा। ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सबसे कम होगा, वो ग्राउंड स्टेट वाला होगा, बाकी का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ओके,
तो चलिए बेसिक क्या रहा, तो बेसिक इसमें आ गया हम लोगों का, बेसिक आ गया जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी, इसका बेसिक आ गया। अगर कंबाइन करें, टॉर्ड है, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करेगा तब ये किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट तक ये जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ये एच न्यू के बराबर हो जाएगा, लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब बेसिक बात इसमें है, तो बेसिक इक्वेशन क्या क्या आ गया, तो बेसिक इक्वेशन आ गया पहला सर्कुलर पाथ, स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा आ गया उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका एमबीआर वैल्यू या एंगुलर मोमेंटम या आई ओमेगा या एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वैल्यू एन एच बाई टू पाई के बराबर होना चाहिए। थर्ड आ गया व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन देन एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का डिफरेंस ये लाइट के एनर्जी के बराबर होगा, जो एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक आपको अगर याद रखना है कि अगर नजदीक जाने पे टोटल एनर्जी घटता जाएगा, अट्रैक्शन से एनर्जी में कमी हो जाएगा, रिपल्सन में तो एनर्जी देना पड़ता है, अट्रैक्शन में घटता जाएगा, टोटल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और यहाँ पर फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का कारण है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, रीजनिंग के साथ रखना है कि जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचा जा रहा है तो ये तेजी से ये रिवॉल्व करेगा ताकि उस फोर्स को बैलेंस करे, तो एम बी स्क्वायर बाई आर, तभी वो आउटर फोर्स लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी नज़दीक आने पे, न्यूक्लियस के पास आने पे बढ़ेगा, टोटल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है इसके कि अगर हम लोग रेडियस का कुछ भी कैलकुलेट करना है, अब यही पूछेगा कि रेडियस या वेलोसिटी या क्या कहेगा एनर्जी, एनर्जी में या तो टोटल एनर्जी आएंगे या पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा या काइनेटिक एनर्जी होगा। उसके बाद एक बार रिवॉल्व करने में कितना समय लगेगा, उसका नाम होगा टाइम पीरियड, उसका नाम होगा बच्चे टाइम पीरियड, या एक सेकेंड में कितना बार वो रिवॉल्व करेगा उसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इन सभी का आपको याद रखना है। वेरिएशन ऑर्बिट नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ कैसी होगा, इस फॉर्मेट में भी याद रखना है। ये बहुत, इन सब कैसे एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर बढ़ा दें तो कैसे चेंज होगा, या ऑर्बिट नंबर बढ़ा दें तो वो किस हिसाब से चेंज होगा। चलिए वन बाय वन, अगर कहीं पर भी कुछ भी पूछे तो दो चीज आपको बराबर कर लेने हैं। एक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन Z है तो एक प्रोटॉन पे E अमाउंट का चार्ज होता है, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मिनिमम चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो E है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस प्रोटॉन पे प्लस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। और प्रोटॉन का नंबर Z है तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना प्रोटॉन पे चार्ज, हाँ साइन में अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड में तो यही होता है, अगर Z नंबर है तो Z इंटू E कर दीजिए। अब दो ही चीज याद रखना है कि प्लस माइनस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको K इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ट्रैवल कर रहा है तो डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये बाहरी फोर्स के बराबर होगा जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों आपस में बराबर करना है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
उसका MVR वैल्यू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से NH/2 होना चाहिए। सो अगर हम लोग ये बेसिक है कि न्यूक्लियस अगर स्टेशनरी रहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों को बराबर कर दिया तो हम लोग कह देंगे ये K का जो वैल्यू है इस टर्म में भी आपको याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपको ध्यान रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर K के फॉर्म में याद रखें तो आसान होगा, एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बदले बैठा देंगे तो एक्सप्रेशन आपका निकल जाएगा। कुछ भी करना है दिस इज टू रिलेशन हमें रहना चाहिए, या कहीं कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लीजिए -du/dr। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका वैल्यू mv² होगा। अब उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में ये दोनों फोर्स बैलेंस है वो स्टेशनरी हो जाएगा, उसका MVR बराबर NH/2 हो जाएगा। ये दोनों चीज से किसी भी तरह का एक्सप्रेशन निकल जाएगा, ये दोनों चीज से किसी भी कंडीशन में हर कुछ का एक्सप्रेशन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से निकल जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे अगर लाइट एमिट करेगा तो लाइट का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये सब पैरामीटर्स है और सबको मॉडिफाई कर लेंगे Z और N के टर्म में। तो फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अगर रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो रेडियस का आपको पहले याद रखना है, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस का जो वैल्यू आएगा उसका, रेडियस का जो वैल्यू आएगा ये आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है इनटू जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ऐसे याद रखना है, जहां पर A0 मतलब रेडियस वैरी करेगा n² से और इनवर्सली वैरी करेगा Z से, ये इनवर्सली वैरी करेगा ये Z से। अब अगर ये कहा जाए ये आया कहां से, बेसिक आपको अगर ड्राइव करना है डेरिवेशन के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे तो अभी काम चल जाएगा। अगर ये कहा जाए तो थोड़ा सा उसमें थिंकिंग आ जाएगा, NH/2 जिस ऑर्बिट का रेडियस चाहिए उस ऑर्बिट का रेडियस r है, वेलोसिटी v है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस बिल्कुल स्टेशनरी है। स्टेशनरी न्यूक्लियस के केस में आएगा, न्यूक्लियस स्टेशनरी है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये r है, r का वैल्यू अगर उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये चीज होना चाहिए कि ZE न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर Z है और टोटल चार्ज न्यूक्लियस में ZE है, ये E है, तो ZE² डिवाइडेड बाय R² ये mv² r के बराबर हो जाएगा। सो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक चीज यहां से आ गया, एक चीज यहां से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रेडियस को कह दें NH/2 m इंटू v, जितना रेडियस कम होगा उतना ही वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, रेडियस अगर कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह दीजिए। रेडियस सबसे कम फर्स्ट ऑर्बिट का होगा सबसे नजदीक वाला ऑर्बिट में तो उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इस तरह से बढ़ जाएगा। अगर हम लोग कहें कि अब n और z के फॉर्म में, ये तो सिंपल सा दोनों के बीच रिलेशनशिप है बच्चे, दोनों से अगर रेडियस का वैल्यू लाना है तो इस इक्वेशन में v का वैल्यू को हटा दीजिए रेडियस के फॉर्म में, v का वैल्यू रेडियस के फॉर्म में कितना हो जाएगा तो m डिवाइडेड बाय r और v का वैल्यू NH डिवाइडेड बाय 2 m इंटू r, इसका होल स्क्वायर कर लें तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू आ जाएगा, रेडियस का वैल्यू आ जाएगा तो ये r² कैंसिल, r का वैल्यू आ जाएगा बच्चे, r का वैल्यू n²
एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में एक m बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर इंटू जेड। के को 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि रेडियस वेरी कर रहा है, रेडियस वेरी कर रहा है एन स्क्वायर बाय जेड से, एन स्क्वायर बाय जेड से वेरी कर रहा है। अगर इसी रेडियस का वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग इस तरह से कह सकते हैं एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू जेड। के फॉर्म में याद रखिएगा एन एच बाई 2 पाई एम वी आर। तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू क्विकली आप ला सकते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू क्विकली आप ला सकते हैं। सब को रेडियस के फॉर्म में भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले आ गया, रेडियस के फॉर्म में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एन और जेड के फॉर्म में भी आ गया। रेडियस आ गए, रेडियस आ गए तो वेलोसिटी भी आ जाएगा, और वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा बच्चे, ये 2 पाई इधर एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई के कैंसिल, 2 पाई के ई स्क्वायर इंटू जेड डिवाइडेड बाय एन एच। ये बेसिक एक्सप्रेशन है, ये बेसिक एक्सप्रेशन है रेडियस का और वेलोसिटी का। तो यहाँ पर रेडियस का जो वैल्यू आएगा ये कांस्टेंट वैल्यू है, h कांस्टेंट है 4 पाई एफ स्क्वायर, सम कांस्टेंट वैल्यू के कांस्टेंट वैल्यू, इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या दीजिए, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जैसे एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम की ये स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है इनटू एन स्क्वायर बाय जेड। अगर ये सब का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट में बच्चे इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, रेडियस का एक्सप्रेशन फाइनली। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हो तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू 1 ले लीजिए। फर्स्ट ऑर्बिट जो बोर्स रेडियस कहलाता है, फर्स्ट ऑर्बिट का में ए नॉट मान लीजिए, तो ए नॉट का वैल्यू ये आ जाएगा 0.529। अगर किसी भी एटम के लिए एन स्क्वायर बाय जेड का वैल्यू अगर 1 आ गया तो उसका रेडियस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये फिक्स रीडिंग कहीं पर भी एन स्क्वायर बाय जेड के आगे जो नंबर है वो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए है। उसी तरह से वेलोसिटी का भी वैल्यू यहाँ पर अगर कांस्टेंट लिया जाए, पाई का के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इनटू जेड बाय एन हो जाएगा। और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 जेड बाय एन, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये इसके आगे जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन एटम के लिए लगता है, क्योंकि जेड हाइड्रोजन एटम के लिए 1 है और फर्स्ट ऑर्बिट का n 1 रख लीजिए। कांस्टेंट जो आया है वो न्यूमेरिकल टर्म वो डेफिनेटली हाइड्रोजन एटम के लिए बराबर हो जाएगा। तो बेसिक पॉइंट आपको जल्दी से क्विक रिवीजन कर लीजिए बच्चे, अप्रैल सेशन आने वाले हैं तो इनके लिए हम लोग यही कह देंगे कि वेलोसिटी ये जेड बाई एन से वेरी करेगा और रेडियस वेरी करेगा एन स्क्वायर बाय जेड से। अगर इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, और रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.529 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे तब उसके इक्वल हो जाएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट में, या पिकोमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पिकोमीटर आ जाएगा। तो इस रेडियस का जो वैल्यू आ गया, तो रेडियस का फाइनल वैल्यू तो आ चुके हैं बच्चे, रेडियस का फाइनल वैल्यू तो आ चुका है। अगर हम लोग वेलोसिटी और रेडियस दोनों को अगर n के टर्म में लिखा जाए तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट में ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर बाय जेड से, जहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं किसी भी ऑर्बिट में और z नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है। ओके, तो v का वैल्यू आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अगर पिकोमीटर में यहाँ पर कहा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 52.9 पिकोमीटर इनटू एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब रेडियस वेरी करेगा एन स्क्वायर से,
वेलोसिटी वेरी करेगा n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक आ जाएगा, तो रेडियस घट जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी जितना z आएगा, z का वैल्यू ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को लाने का कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन पास आने से वेलोसिटी बढ़ाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से वेलोसिटी घट जाएगा। तो इसको इस तरह से याद रखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, रास्ता कई हो सकता है, जहां तक न्यूक्लियस का अपना फील्ड है वहां तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर क्वांटाइज्ड मैनर में ये सर्कुलर ऑर्बिट बनाएगा। जैसे जैसे इधर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी डाउन होगा, और रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू अप हो जाएगा। कैसे? तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, n ऑर्बिट है, n स्क्वायर से अप होगा, और ये वेलोसिटी 1/n से डाउन होगा, 1/n से डाउन होगा। ऐसे आपको याद रखने हैं, ऐसे इसको याद रखने हैं बच्चे। ये थ्योरेटिकल वे में हम लोग जल्दी से इसका रिवीजन कर लें। अगर हम लोग, ये तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 0.529, 0.53 कह दीजिए n स्क्वायर बाय z, और k के फॉर्म में याद रखना है, k को मॉडिफाई कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये वाला चीज रेडियस वेरी करेगा n स्क्वायर बाय z से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर हम लोग फर्स्ट इनर मोस्ट ऑर्बिट जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम का, उसके लिए रेडियस वैल्यू यही वाला, अगर जैसा कि हमने बताया कि आगे जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस है, वो बोर्स रेडियस है जिसको डिनोट किया जाए आर नॉट या ए नॉट के फॉर्म में। तो ये रेडियस या वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। चलिए जल्दी से हम लोग वेलोसिटी पे भी देखा जाए, तो वेलोसिटी का वैल्यू 2.18 मतलब 2.2 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड होगा। अगर k को मॉडिफाई कर दें तो वो इसके फॉर्म में वेलोसिटी आ जाएगा। ये याद रखना है, k के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद रखना है, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट v नॉट कह दीजिए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट कह दें, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2.18 इंटू 118 के बदले अगर हम लोग कह दें कि ये वैल्यू 16 वैल्यू बच्चे 16 इंटू ये इंटू 10⁶ इतना फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि z/n, z भी 1 n भी 1, z/n लगता है दूसरे एटम के लिए, दूसरे ऑर्बिट के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो z/n का वैल्यू 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट कर दें तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, और इसके बीच प्रॉपर रिलेशनशिप हो जाएगा 2.16 डिवाइडेड बाय 300, जिसका वैल्यू आएगा 1/137। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी लाइट का वेलोसिटी है, ये लाइट का वेलोसिटी है, जितना वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसका 1/137 टाइम्स होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। चलिए आगे हम लोग कहें कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लिया जाए, फ्रीक्वेंसी पता कर लिया जाए, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड अगर पता किया जाए, टाइम पीरियड दोनों को n के टर्म में और z के टर्म में, ये वेरिएशन आपको एकदम याद रहना चाहिए, ये वाला वेरिएशन एकदम याद रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना बार वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस पर सेकेंड। ये टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड।
तो अब बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम लोग ये कह दिया कि मान लेते हैं कि x इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या रोटेशन, रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड है ये, तो जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है, तो एक बार अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा तो टोटल जो पेरीमीटर होगा इसको क्या दीजिए 2πr। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x बार में कितना डिस्टेंस इनटू x, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वेलोसिटी v से चल रहा है इनटू टाइम, सो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन x जहां पर कर रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, पर यूनिट टाइम नहीं करें, इसको पर यूनिट टाइम नहीं करें, अभी सिर्फ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करें। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम तो x से डिवाइड कर दीजिए, इससे पता चल जाएगा x बाई टी दिस इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2πr। ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आएगा, तो v और r के फॉर्म में है। अब v फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम के लिए इनटू z बाई n, और ये आ जाएगा r का वैल्यू n स्क्वायर बाय z सम कांस्टेंट a नॉट फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसी से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू v नॉट डिवाइडेड बाय 2π a नॉट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें z स्क्वायर बाय n क्यूब से, ये n नीचे आ जाएगा तो n क्यूब, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब होता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वेलोसिटी आ गया, न्यूमेरिकल वे में वेलोसिटी रख दीजिएगा, और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी रख देना है, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी यहाँ पर और रेडियस रख देंगे, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है। v डिवाइड बाई 2π याद रखना है, जितना वेलोसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस से, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस से, तो ये आ जाता है फ्रीक्वेंसी, ये आ जाता है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ जाता है बच्चे। और जो z और n से कैसे वेरी करता है, z स्क्वायर बाय n क्यूब, z स्क्वायर बाय n क्यूब से ये वेरी कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड एक बार रिवॉल्व करे तो उसमें जितना समय लगता है, एक बार रिवॉल्व किया तो उसकी डिस्टेंस चला 2πr, तो इसका ये v इंटू टाइम t करें तो t इज इक्वल टू 2πr बाय v, तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा है 2πr बाय v कर दें, सरकमफ्रेंस बाय वेलोसिटी। तो आप एक ही चीज को याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऐसे होता है, बाकी टाइम पीरियड को उल्टा कर देंगे, तो टाइम पीरियड ये उल्टा वेरी करेगा n क्यूब बाय z स्क्वायर से। तो वेलोसिटी का वेरिएशन z और n से, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन z और n से, इनके बाद हम लोगों ने रेडियस भी पढ़ा, वेलोसिटी भी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी पढ़ा, और टाइम पीरियड भी पढ़ा, किस तरह से वेरी करता है। z और n के फॉर्म में आपको बच्चे याद रहना चाहिए, z और n के फॉर्म में आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लें, जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो इसका वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप ऐसा भी कह सकते हो, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर मोमेंटम भी कहलाता है, दिस इज एन एच बाई 2π। अब ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा बच्चे, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा
ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, हम लोगों का ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये आ जाएगा, वो क्या था नंबर, अभी फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी था। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकेंड में कितना बार ये एंगल बनाएगा, कितना बार वो बनाएगा, एक सेकंड में कितना एंगल को कवर करेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये एंगुलर है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहां से हम एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम इंटू आर का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब यहीं से पता चल गया, यहीं से पता चल गया एन पे पावर 4 आ जाएगा, ऊपर में एन है तो एन क्यूब। एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद रखना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो वेरी करेगा वो एन क्यूब से इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था वैसे बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगा। ये वेरिएशन बच्चे याद रखना है, ये वेरिएशन याद रखना है। टाइम पीरियड कह दे तो इसका उल्टा याद रखना है आपको, इसकी उल्टा याद रखना है। टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई वी ये टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और इसके लिए याद रखना है क्या बोले थे कि 2 पाई आर को v को 2 पाई आर से डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन 2 पाई आर को v से डिवाइड कर दें तो ये टाइम पीरियड है। रेडियस का वैल्यू बैठा दिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन बैठा दिया, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर होगा। कोई भी एक चीज एग्जाम के लिए याद रखना है, दोनों चीज को याद नहीं रखना है। इसका वैल्यू ये चीज 1.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 16, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 16, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। इसी का रिवर्स कर दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ये वेरिएशन टाइम पीरियड का था, फ्रीक्वेंसी का था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के थे, रेडियस का था, वेलोसिटी का था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है बच्चे। अगर हम लोग तो वेरिएशन का शॉर्टकट एक जगह अब याद रखेंगे, वेरिएशन का शॉर्टकट एक जगह याद आपको रखना है। हम लोग ये कहें क्या क्या वेरी है तो वेलोसिटी, दूसरा बताइए वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, रेडियस है, और क्या आया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आया है, और क्या आया है टाइम पीरियड आया है। तो इनका कैसे वेरी करेगा z बाय एन से, ये कैसे वेरी करेगा एन स्क्वायर बाय जेड से, फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब से, टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर से। ये चार कुछ का वेरिएशन आपको याद रखना है, एक जगह 2-3 बार पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में नहीं याद आ रहा है तो डेरिवेशन कर लेना है, क्विक डेरिवेशन बच्चे, तब याद से बचा जा सकता है, इनकेस भूल गए तब। अगर हम लोग करंट का वैल्यू कैलकुलेट करें, करंट कितना फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट फ्लो होगा, तो आप ऐसा कह सकते हो करंट का जो वैल्यू आएगा वो चार्ज पर यूनिट टाइम आएगा। तो चार्ज और टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो इनटू ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, वो जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के फ्रीक्वेंसी को याद रखना है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे, याद रखना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगा। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसको आई इंटू ए याद रखना है, या पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिकल करंट याद रखना है बच्चे।
पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिकल करेंट, एरिया इंटू इलेक्ट्रिकल करेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएगा nth ऑर्बिट के लिए। इतना मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी हम लोग आई इंटू ए से कैलकुलेट कर सकते हैं। ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर और आई का वैल्यू, आर का वैल्यू जानते हैं, आई का वैल्यू जानते हैं, आर वेरी करेगा एन स्क्वायर बाय जेड से, इसका होल स्क्वायर, करेंट वेरी करेगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब से। इसको सिंप्लीफाई करके वेरिएशन आप चेक कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन एन और जेड से कैसे होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन एन और जेड के साथ कैसे होगा ये आप पता कर सकते हैं। ओके, तो करंट भी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन वही करंट का वेरिएशन। खाली आई इंटू ए कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसका वेरिएशन हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। हम बार बार कह रहे हैं आपको जेड और एन का रिलेशनशिप याद रखना चाहिए। जेड और एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाए। करंट का वेरिएशन जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब से, मैग्नेटिक मोमेंट का वेरिएशन आर स्क्वायर इंटू करेंट से। ओके बच्चे, तो इस तरह से हम लोग वेरिएशन चेक कर सकते हैं, कितना कितना वेरिएशन आएगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। अब टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कैसे। इतना आपको पूरी तरह से ड्राइव कर लेना है, याद रख लेना है। इसके सिंपल सा एक्सप्रेशन ये आएगा। हाँ, अगर एडवांस में कहा जाए तो कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया रहेगा, तब कहेगा कि वेरिएशन कैसे होगा। पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर कर लेंगे, उसको इक्वल कर देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर के, और एम वी आर एन एच बाई 2 पाई करके सब वेरिएशन ला सकते हैं बच्चे, सभी तरह का वेरिएशन ला सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू very much।